कैसे निभाते हैं, निभाते भी हैं या इसकी जिम्मेदारी दूसरों के कंधों पर डालकर आगे बढ़ जाते हैं। आज हम देश को इसी कर्तव्य बोध की याद दिलाएंगे और इसका आधार है हैदराबाद और कर्नाटक के कुर्ग से आई 2 खबरें। हैदराबाद में एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने जब ट्रैफिक जैम में एक एम्बुलेंस को फंसे हुए देखा तो उसने सड़क पर 2 किलोमीटर तक दौड़ते हुए इस एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया। अब लोग इस कांस्टेबल की प्रशंसा कर रहे हैं पूरे देश में और कह रहे हैं कि कर्तव्य कैसे निभाया जाता है, हमें इनसे सीखना चाहिए। दूसरी खबर कर्नाटक के कुर्ग से आई है, जहां किसी और शहर से घूमने आए एक व्यक्ति ने खाने पीने के कुछ खाली पैकेट्स सड़क पर फेंक दिए और फिर गाड़ी चलाते हुए 80 किलोमीटर दूर निकल गया। जब कुर्ग के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने सड़क पर यह कूड़ा देखा तो उन्होंने इस व्यक्ति की तलाश शुरू की और सोशल मीडिया की मदद से कुर्ग के लोग इस व्यक्ति तक पहुंच भी गए। जनता के दबाव में इस व्यक्ति को 80 किलोमीटर दूर से वापस आकर ये कूड़ा साफ करना पड़ा। इसलिए आज हम कर्तव्य निभाने वालों के साथ साथ कर्तव्य को भुला देने वालों का भी एक विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम प्रदूषण की बात करेंगे, जिसके खिलाफ लड़ने का अपना कर्तव्य लगभग पूरा भारत भूल चुका है। ये प्रदूषण अब जानलेवा बन गया है और लॉकडाउन के दौरान जो हवा साफ और शुद्ध हो गई थी उसे इस प्रदूषण ने फिर से जहरीला बना दिया है। इस प्रदूषण में 40% हिस्सेदारी पराली जलाने की है। जी न्यूज की कई टीमें इन दिनों उन राज्यों में हैं जहां बड़े पैमाने पर पराली जलाई जाती है। हमने आज इस विषय पर पंजाब के कई जिलों से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट को देखकर आप सिर्फ समस्या ही नहीं, इसके समाधान को भी आसानी से समझ जाएंगे। और आखिर में हम आपको मथुरा के उस नंद बाबा मंदिर से देश की पहली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसमें कुछ दिनों पहले नमाज पढ़ी गई थी। नमाज पढ़ने वाले लोग सौहार्द की रक्षा कर रहे थे या उसे चोट पहुंचा रहे थे, ये आज आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखकर समझ में आएगा। आज आपको पता चलेगा कि जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं और जिस देश में इस्लाम की शुरुआत के साथ ही मस्जिदों का निर्माण शुरू हो गया था, उसी देश में मंदिर में नमाज पढ़ने का अर्थ क्या है, और अगर मंदिर में नमाज पढ़ी जा सकती है तो क्या मस्जिद में भी पूजा अर्चना और मूर्ति पूजा की जा सकती है? इसका जवाब आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार में दोनों गठबंधनों ने एग्जिट पोल को खारिज करके अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बीजेपी ने दावा किया है कि त्रिशंकु विधानसभा की नौबत नहीं आएगी, एनडीए पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटेगी। मेरा मानना है कि हम लोग आराम से एनडीए सरकार बना लेगी, हम अपने बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएंगे। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन ने भी एग्जिट पोल को खारिज किया। आरजेडी ने कहा कि चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लहर साफ दिखी और इसका पूरा फायदा आरजेडी कांग्रेस को मिलना तय है। बिहार चुनाव के तीसरे चरण में आज सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। आज 78 सीटों पर 57% से ज्यादा वोट पड़े। पहले दौर में 71 सीटों पर 55.68%, दूसरे चरण में 94 सीटों पर 54.89% वोटिंग हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के साथ एग्जिट पोल के अनुमान आ गए हैं। जी न्यूज के महा एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में अब की बार महागठबंधन की सरकार बनने के आसार हैं। बिहार की सभी 243 सीटों पर जी न्यूज के महा एग्जिट पोल में एनडीए को 98 सीटें, महागठबंधन को 137 सीटें और अन्य को 5 सीटें मिल सकती हैं। बिहार चुनाव पर अलग अलग एग्जिट पोल में भी महागठबंधन आगे दिख रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में एनडीए को 116, महागठबंधन को 119 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक जन की बात के एग्जिट पोल में एनडीए को 104 और महागठबंधन को 128 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि न्यूज 18 इंडिया टुडेस चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को 180 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत और बीजेपी को सिर्फ 55 सीटें मिलने की संभावना है। बिहार चुनाव के नतीजों का ऐलान 10 नवंबर को होगा। चुनाव पर सबसे तेज नतीजे और सबसे तेज विश्लेषण 10 नवंबर को सुबह 6 बजे से आप जी न्यूज पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन जिला विकास परिषद डीडीसी के चुनाव लड़ेगा। इसका ऐलान जम्मू में गुपकार गठबंधन की बैठक में किया गया। गठबंधन ने कहा कि इससे अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग तेज होगी। हमने कश्मीर में तय कर दिया था कि जब तक हम अपने जम्मू के भाइयों से बात नहीं करते, आज की जो मीटिंग हुई, इसके अलावा हमने हमारी इंटरेक्शन हुई टेलीफोन पर, हर पार्टी ने अपने लोगों से बात की, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। वी विल फाइट दीज इलेक्शंस यूनाइटेड।
जम्मू कश्मीर में डीडीसी और पंच सरपंचों के खाली पदों पर चुनाव 1 से 24 दिसंबर के बीच 8 चरणों में होने हैं। बीजेपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर 370 को भुला चुका है। चुनाव में गुप्तकार गैंग को भी पता चल जाएगा। संसदीय प्रणाली की मर्यादा का तकाजा है 2 विकल्प। अगर आप खामोश हैं तो इसका मतलब है यू आर पार्टी टू इट। इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन वेदर यू इंटरनली एग्री और नॉट। अगर नहीं है तो कम से कम त्याग पत्र दे देते। सो यू कैन नॉट बी अलाउड टू हैव केक एंड ईट इट टू। इस बीच जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी ने गुपकार गठबंधन के नेताओं से मुलाकात करने पर प्रोफेसर भीम सिंह को आज पार्टी के संरक्षक पद से हटा दिया। हालांकि भीम सिंह पैंथर्स पार्टी के सदस्य बने रहेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 की लॉन्चिंग की। ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। PSLV C-49 रॉकेट के जरिए देश के EOS-1 के साथ ही 9 विदेशी उपग्रह भी भेजे गए। लॉन्चिंग में तय समय से 10 मिनट की देरी हुई। रडार इमेजिंग सैटेलाइट से मिलिट्री सर्विलांस यानी आसमान से देश की सीमाओं पर नजर रखने में मदद मिलेगी। साथ ही एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मिट्टी की नमी पता करने और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इस सैटेलाइट से मदद मिलेगी। You know, the space activity cannot be done through work from home. Each and every one has to be available. Then only the activities will go. Today's success mainly because of the hard work given by the employees of Team ISRO. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसरो को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के समय में हमारे वैज्ञानिकों ने समय सीमा में इस मिशन को पूरा करने के लिए कई बाधाओं को पार कर लिया। आपने नोट किया होगा, वैसे तो ये त्योहारों का मौसम है, लेकिन हमारे देश में पिछले कई दिनों से बड़ा नकारात्मक माहौल बना हुआ है। माहौल ऐसा लगता है कुछ ठीक नहीं है। इसलिए आज उस माहौल को बदलने की कोशिश करते हैं और नकारात्मकता की बात ना करके आज कुछ पॉजिटिव बात करते हैं, कुछ अच्छी बात करते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर आप अपनी ड्यूटी यानी कर्तव्य को सैल्यूट करेंगे तो आपको कभी किसी और व्यक्ति को सैल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम कर्तव्य की इसी खूबी का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि हमारे देश में लोगों को अपने अधिकार तो हमेशा याद रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कभी भी अपना कर्तव्य निभाना नहीं चाहते। सिर्फ अधिकार चाहते हैं, कर्तव्य नहीं। कर्तव्य की अहमियत समझने के लिए आज आपको सबसे पहले हैदराबाद से आई एक शानदार तस्वीर देखनी चाहिए। इस तस्वीर में एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल सड़क पर दौड़ता हुआ ट्रैफिक को क्लियर कर रहा है, और इस ट्रैफिक कांस्टेबल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पीछे पीछे एक एम्बुलेंस आ रही थी और शाम के समय भारी ट्रैफिक की वजह से एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस गई थी। इस ट्रैफिक कांस्टेबल का नाम जी बाबजी है। जी बाबजी इस हफ्ते सोमवार की शाम एम्बुलेंस को रास्ता दिलाने के लिए ट्रैफिक से भरी सड़क पर करीब 2 किलोमीटर तक दौड़ते चले गए। आप ये वीडियो देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि जो लोग अपने कर्तव्य के नाम पर दौड़ भाग करने का सिर्फ दिखावा करते हैं, उनमें और सच में अपना कर्तव्य निभाने वालों में असली फर्क क्या होता है। हमारी नजर में ये कांस्टेबल आज देश का हीरो होना चाहिए। ये कोई फिल्म स्टार नहीं है, कोई क्रिकेट खेलने वाला बहुत बड़ा खिलाड़ी भी नहीं है, ये टीवी पर नहीं आता, बहुत बड़ा अफसर भी नहीं है, लेकिन इसने जो काम किया है वो आज इसे भारत का नायक बना रहा है। और अगर आप हमसे पूछें तो आज हम इसे भारत का, आप सब का नायक बनाना चाहते हैं। इसलिए डीएनए की शुरुआत आज इसी कांस्टेबल की खबर के साथ कर रहे हैं।
इस एम्बुलेंस में एक मरीज था जिसे समय से अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी था उसकी जान बचाने के लिए। हमारे देश में जब भी आप खाकी वर्दी को देखते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में या तो डर की भावना आती है या फिर भ्रष्टाचार की भावना आती है। और पुलिस को भ्रष्टाचार से जो हम जोड़ते हैं, पुलिस को डर से जो हम जोड़कर देखते हैं, इसके पीछे हमारी फिल्में काफी हद तक जिम्मेदार हैं, जो अक्सर हमें यह दिखाती रही हैं कि पुलिस कभी समय से पहुंचती नहीं और पुलिस वाले हमेशा ही भ्रष्ट होते हैं और पुलिस हमेशा लेट आती है। लेकिन इस कांस्टेबल की पूरे देश में आज तारीफ हो रही है और जब हमने इस कांस्टेबल से बात की तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और वो ये कि जब वो ट्रैफिक पुलिस में भर्ती होने की ट्रेनिंग ले रहे थे तो उन्होंने पढ़ा था कि किसी भी वीआईपी की गाड़ी को रास्ता देने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी एम्बुलेंस को रास्ता देना। जिस देश में ज्यादातर पुलिस वाले और वीआईपी जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को आसानी से भूल जाते हैं, जिस देश में शायद पुलिस ये सोचती है कि पहले वीआईपी को गुजरना चाहिए, उसके लिए ट्रैफिक क्लियर करना चाहिए, उन्हें आज इस कांस्टेबल की बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। उस दिन मंडे था सर, 2 बजे से फुल ट्रैफिक जाम था, मैं ऑन ड्यूटी पे था सर वहीं से। तो सड़क के एम्बुलेंस है सर, उसमें कौन है बोल के वो नहीं देखा सर। मैं भी ट्रैफिक था, उसको थोड़ा क्लियरेंस दिया तो क्लियरेंस नहीं हो रहा था सर, फुल जाम था एकदम, गाड़ी से गाड़ी टच हुए थे सर। इस वजह से मैं सोचा उनको कंपलसरी हॉस्पिटल भिजाना कैसे भी करना है, ड्यूटी मेरा फर्ज है। चलिए हमारा ट्रैफिक पुलिस, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस का मेन इंटेंशन भी वही है सर, हर एक पब्लिक सेफ साइड में घर को जाना है बोल के, वही थॉट में हम लोग वो एम्बुलेंस को लेके भागा सर मैं। तो ये आपको पता चला कि एम्बुलेंस में कौन था, कोई पेशेंट क्या कहाँ जा रहे थे, वो रास्ता क्या था वो बताइए सर। आई डोंट नो सर कहाँ जा रहे कैसे नहीं मालूम, जस्ट एम्बुलेंस सर। हमारे इंस्ट्रक्शन फर्स्ट से भी हमारे सुपीरियर ऑफिसर एक ही बोले सर कि वीआईपी से इंपॉर्टेंट आदमी को नहीं बोलते एम्बुलेंस सर, उसमें कौन सा आदमी कौन से कैसे रहते नहीं मालूम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्लियर देना अपन बोलते, वही इंटेंशन है सर, एम्बुलेंस को क्लियर करना, उसमें कौन है क्या है तो आई डोंट नो सर। हैप्पी हुआ सर, लास्ट में उसको पूछा भाई ओके ओके बोलता ड्राइवर, ओके सर थैंक यू सर बोल के बोले। वहाँ पर जो पब्लिक है ना उन्होंने भी अप्रिशिएट करे सर, वेरी गुड जॉब सर बोल के। जब ये सांस हो रहा था सर, हैप्पीनेस से घर को आया, किसी भी शेयर नहीं करे सर, विद माई फैमिली ओनली। अच्छा, मेरा वाइफ, मेरा मदर एंड डॉटर। तो इसके पहले ये सबसे आपके कैरियर में क्या ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट इवेंट था या फिर इसके पहले भी आपने ऐसा कुछ काम किया है? ऐसा कुछ काम बहुत किया है सर, मगर ये इवेंट बहुत मेमोरेबल है सर। हमारा सुपीरियर ऑफिसर और लोग जो बता रहे केटीआर सर और हरीश राव सर, इससे ज्यादा क्या हो सकता सर। एक छोटा कांस्टेबल हूँ सर मैं, जिंदगी भर रिमेम्बर रहेंगे सर मेरे। जब आप सड़क पर किसी एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते तो उसका नतीजा क्या होता है, इसे आपको एक आंकड़े के जरिए समझना चाहिए। वर्ष 2016 में देश भर में 1,46,000 से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए थे और इनमें से 30% लोगों की मौत इसलिए हो गई थी क्योंकि इन्हें अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस कहीं ना कहीं जाकर ट्रैफिक में फंस गई थी और ये समय पर अस्पताल पहुंच नहीं पाए। इसी तरह भारत में हार्ट अटैक के 50% मामलों में मरीज सिर्फ इसलिए देर से अस्पताल पहुंचते हैं क्योंकि या तो उन्हें समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलती और अगर एम्बुलेंस मिल भी जाती है तो वो ट्रैफिक में फंस जाती है। यानी लोग एम्बुलेंस को रास्ता देने का अपना कर्तव्य कभी नहीं निभाते और हर घंटे एक ना एक व्यक्ति की सिर्फ इसी वजह से रास्ते में ही मौत हो जाती है। हैदराबाद के ट्रैफिक कांस्टेबल को अपना कर्तव्य याद रहा, लेकिन अब हम आपको उन लोगों की कहानी दिखाने वाले हैं जो अपने कर्तव्य बोध को कूड़ा समझकर अपने मन से भी फेंक देते हैं और उसे डस्टबिन में पहुंचा देते हैं। अब जो कहानी आपको सुना रहा हूं, ये कर्नाटक के मशहूर पर्यटन स्थल कुर्ग से आई है। कुर्ग के लोग पिछले कुछ समय से अपने शहर को साफ रखने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे देश में जितनी भी ऐसी जगहें हैं जहां सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, जैसे बड़े बड़े हिल स्टेशंस, वहां पर जो लोग आते हैं घूमने के लिए वो वहां अक्सर गंदगी फैलाकर जाते हैं। वो आते तो घूमने फिरने के लिए हैं, वेकेशन के लिए हैं, लेकिन उस शहर को गंदा करके वापस चले जाते हैं और उस शहर के लोग अक्सर बड़े परेशान रहते हैं टूरिस्ट से। लेकिन 30 अक्टूबर को कुर्ग की एक सड़क से गुजरते हुए कुछ लोगों ने देखा कि सड़क पर पिज्जा के कुछ खाली डिब्बे पड़े हुए हैं। यह देखकर वहां के स्थानीय लोगों को बहुत गुस्सा आया। लोग कूड़ा फैलाने वाले व्यक्ति को ढूंढना चाहते थे और उसे उसका कर्तव्य याद दिलाना चाहते थे। किस्मत से पिज्जा के इस खाली डिब्बे में एक बिल पड़ा हुआ था। इस बिल पर पिज्जा खरीदने वाले व्यक्ति का नाम और फोन नंबर लिखा था। इसके बाद लोगों ने इस फोन नंबर पर कॉल किया
और कूड़ा फैलाने वाले व्यक्ति से यह प्रार्थना की कि वो वापस आकर अपने इस कूड़े को उठाकर ले जाए, इसे क्लियर करे। लेकिन कूड़ा फैलाने वालों ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि वो अब बहुत दूर निकल चुके हैं, अब वापस नहीं आ सकते। इसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने भी चिराग नाम के इस व्यक्ति को फोन किया, लेकिन वो कूड़ा क्लियर करने के लिए वापस नहीं आया। इसके बाद सोशल मीडिया का सहारा लिया गया और इस कूड़े का वीडियो बनाकर कूड़ा फैलाने वाले व्यक्ति के नाम और फोन नंबर के साथ इसे वायरल कर दिया गया सोशल मीडिया पर। इसके बाद चिराग नाम के इस व्यक्ति को देश भर से फोन आने लगे, कॉल आने लगे और लोग इस व्यक्ति को इसका कर्तव्य याद दिलाने लगे। हालांकि तब तक कूड़ा फैलाने वाला यह व्यक्ति कुर्ग से 80 किलोमीटर आगे निकल चुका था। लेकिन सोशल मीडिया और देश के लोगों का दबाव इतना था कि इस दबाव में इसे 80 किलोमीटर दूर से वापस आना पड़ा और फिर इसने जो कूड़ा फैलाया था उस कूड़े को इसने खुद उठाया। साफ सुथरा जो जगह पे वो पिज्जा बॉक्स मुझे देखने मिला, मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत दुख भी महसूस हुआ मुझे। मैंने उसको फोन करके मैंने कहा, यू हैव बॉट द पिज्जा रिसेंटली एट 12:36 PM फ्रॉम मडिकेरी and you disposed the waste of this thing. Why did you do this? You please come and collect it back. इस बीच में मैंने क्या किया, सोशल मीडिया पे एक खुद की वीडियो बनाकर, वो गार्बेज की वीडियो बनाकर मैंने पूरा जो सिटीजन्स है, कोडगु की जो सिटीजन्स है, उनसे मैंने निवेदन किया कि सब लोगों ने इसको कॉल करके प्लीज रिक्वेस्ट हिम टू कम बैक एंड कलेक्ट द गार्बेज। एंड दिस क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन. Really, it created a revolution because this is the first time. Because we want our village, our district, our nation to be very clean. तो आप सोचिए, हमारे देश में सारे लोग, सारे कर्मचारी अगर उस कांस्टेबल जैसे हो जाएं और हमारे देश के सारे नागरिक इन जैसे हो जाएं, जिनकी बात अभी हमने आपको सुनाई, तो देश कितना अच्छा हो जाएगा। हमारे देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं। उन स्मार्टफोन्स में इंटरनेट भी है, सोशल मीडिया भी है और कैमरा भी लगा हुआ है। तस्वीर भी खींच सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। सोशल मीडिया सिर्फ किसी को ट्रोल करने के लिए नहीं है, सोशल मीडिया सिर्फ आलोचनाएं करने के लिए नहीं है। सोशल मीडिया का अगर आप चाहें तो बहुत अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसा इस कहानी में हुआ। आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन का, अपने स्मार्टफोन का ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका शहर साफ रह सके, आपका देश साफ रह सके, आपका समाज साफ रह सके। सिर्फ आपकी मंशा होनी चाहिए। आपकी मंशा क्या है? आप उस सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? किसी की बदनामी करना चाहते हैं उस सोशल मीडिया के जरिए, किसी की ट्रोलिंग करना चाहते हैं, या फिर किसी की जान बचाना चाहते हैं? ये आपके ऊपर है। उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे, सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं?
तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। भारत सरकार ने जनवरी 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की शुरुआत की थी, आपको याद भी नहीं होगा। और इसके तहत वर्ष 2024 तक प्रदूषण के स्तर में 30 से 40% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन 2 साल पूरे होने वाले हैं और हम इस लक्ष्य के कहीं आसपास भी पहुंच नहीं पाए हैं। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण ने इस मौसम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 48 घंटों से इन शहरों में हवा का हाल इतना बुरा है कि आप ठीक से सांस भी नहीं ले सकते। इस प्रदूषण की वजह से दिल्ली में धूप तक नहीं निकल रही, और अगर आप दिल्ली या आसपास के शहरों में नहीं रहते तो आप खुद को खुशकिस्मत मान सकते हैं। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। हमारे जैसे लोग जो दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं, आज मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि आज जहां मैं खड़ा हूं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अभी तो हम स्टूडियो में हैं, एयर कंडीशनिंग है यहां, इसलिए सब ठीक है। लेकिन जैसे ही इस दफ्तर से बाहर निकलेंगे, सांस लेने में परेशानी होगी और ऐसा लगता है जैसे आप महीनों से बीमार पड़े हैं अगर ऐसी हवा में जब आप सांस लेते हैं। तो इसलिए शुक्र मनाइए कि आप दिल्ली में नहीं रहते, और जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें तो हम यही कहना चाहेंगे कि फिलहाल कुछ वर्षों तक ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई भी यहां से रिलीफ मिलेगा। अगर आप ऐसे शहरों में रहते हैं तो चाहे आप घर के बाहर हों या घर के अंदर, लोग दम घुटने, आंखों में जलन और सिर दर्द की शिकायत लगातार कर रहे हैं। ये बीमारियां प्रदूषण की ही देन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सफर ऐप के मुताबिक एक ऐप उन्होंने बनाया है जिस ऐप का नाम है सफर। पिछले 24 घंटे में दिल्ली के आसपास के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 4000 से ज्यादा जगहों पर पराली जलाई गई है। ये इस सीजन में सबसे ज्यादा नंबर है, और दिल्ली की प्रदूषित हवा में इस पराली का योगदान आज 42% आंका गया है। इस प्रदूषण में पराली जलाए जाने की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है। हर साल सर्दियां आते ही उत्तर भारत के कई राज्यों में किसान पराली जलाते हैं। इस पराली से निकला धुआं उत्तर भारत के करोड़ों लोगों की सांसों को छीनने लगता है, और आज आपको इस समस्या के साथ इसका समाधान भी हम बताएंगे। ये क्या समस्या है? सबसे पहले आप ये समझिए कि हर साल पराली की समस्या की शुरुआत कैसे होती है। सर्दियों की शुरुआत में पंजाब और हरियाणा के खेतों में फसल के अवशेष यानी पराली और खरपतवार को हटाने का काम शुरू हो जाता है। किसानों को धान के बाद 15 से 20 दिनों में गेहूं की फसल लगानी होती है, और इसके लिए खेतों से पराली को जल्द से जल्द हटाना होता है। पराली में आग लगाने की वजह से खेत पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। सबसे आसान तरीका यही है कि इसमें आग लगा दी जाए। आग लगेगी, खेत साफ हो जाएगा। लेकिन ये जलते हुए खेत और उनसे निकलने वाला धुआं हवा में जहर फैलाने का काम करता है। आज हमने इस पराली की समस्या को एक अलग तरीके से आपके सामने पेश करने का फैसला किया है। आप बड़ी स्क्रीन पर देखिए, और हमने खुद उन जगहों पर जाने का फैसला किया जहां पर पराली जलाई जाती है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आसमान से ली गई हैं, और न्यूज चैनल्स पर आपको इस तरह के शूट्स देखने को भारत में तो नहीं मिलते होंगे। विदेशों में जरूर कुछ न्यूज चैनल्स ऐसे हैं जो इस तरह की टेक्नोलॉजी में निवेश करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, और ये ड्रोन के जरिए हमने यहां पर शूट किया है ताकि आपको
अच्छी और साफ तस्वीरें दिखाई दे सके और आपको समझ में आए ठीक से कि खेतों में पराली कैसे जलाई जाती है। इसलिए ये एक नए किस्म की रिपोर्टिंग है, नए किस्म की ग्राउंड रिपोर्टिंग है जो आज आप देख रहे हैं। वैसे तो हमारे देश में अब मीडिया ने गांव में जाना बंद कर दिया है, खेत खलिहानों में जाना बंद कर दिया है। मीडिया सिर्फ शहरों तक सीमित होकर रह गया है, लेकिन यह परंपरा भी हम तोड़ रहे हैं। वर्ष 2020 में सिर्फ पंजाब में ही 66 लाख एकड़ में धान की फसल उगाई गई है। यह इलाका दिल्ली जैसे 18 शहरों के बराबर है। पंजाब को देश का अन्नदाता कहा जाता है। एक बड़ा विरोधाभास यह है कि वहां के खेतों से आपका पेट भरने वाले अन्न के साथ साथ आपके फेफड़ों को सजा देने वाला धुआं भी आ रहा है। यानी भोजन भी आपको यहीं से मिलता है और आपको मौत के करीब ले जाने वाला धुआं उसके साथ मुफ्त मिलता है। इस समय जी न्यूज की टीम पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में है जहां पर पराली जलाई जाती है। अक्सर पराली जलाने की समस्या का जिम्मेदार किसानों को माना जाता है। हालांकि इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम पंजाब के ऐसे किसानों से भी आपका परिचय करवाएंगे जिन्होंने पराली को न जलाने की प्रथा शुरू कर दी है और ये प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अब आप ये बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट देखिए जो हमारे दिल के बहुत करीब है। आज पूरे उत्तर भारत की सांसें उखड़ी उखड़ी सी हैं। नवंबर में प्रदूषण के स्तर ने पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण इतना जानलेवा क्यों हो गया है? इस यक्ष प्रश्न का जवाब ढूंढने आप जाएंगे तो पहला जवाब जो आपको सुनाई देगा वो है पराली। अब तक उत्तर भारत के इस प्रदूषण में जलती हुई पराली की हिस्सेदारी 40% हो चुकी है। पराली जलाने का आरोप जाता है आसपास के राज्यों के किसानों पर। इसलिए आज जी न्यूज ने समस्या की जड़ में जाने का प्रयास किया है और इसके लिए हमारी टीम पहुंची उन धुआं उगलते खेतों में जहां से यह जहरीला धुआं तैरता हुआ आपकी और हमारी सांसों में पसर जाता है। किस किसान ने रोटी का बीज बोया, किस खेत जमीन से आई रोटी, वो रोटी का मोल क्या जाने जिसे मिलती है पकी पकाई रोटी। जी हां, हम पंजाब में हैं और पंजाब में उस अन्नदाता की धरती पर हैं जो कि पूरी दुनिया और देश का पेट भरता है, लेकिन आज खुद ही कटघरे में खड़ा है। पराली से होने वाले प्रदूषण की सबसे बड़ी तोहमत पंजाब के किसानों पर लगती है, लेकिन पंजाब के खेतों में पराली जलाने वाले किसानों का कहना है कि वो ऐसा अपनी खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में करते हैं, क्योंकि पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार ने किसानों को जो मशीनें और सुविधाएं देने का वायदा किया था वो आज तक इन्हें नसीब नहीं हो पाया है। पंजाब के मानसा के उल्लक गांव के किसानों की बातें आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी और हमारी सांसों पर दमघोंटू सियासत कैसे हावी हो गई है। हमारा कोई मन नहीं है कि हम अपनी फसलों को इस तरह जलाएं, पर आज हमारी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि जब सरकारों की ऐसी नीतियां आ रही हैं, ऐसे कानून आ रहे हैं कि सरकार किसानों के राहत खाने के कोई कोशिश नहीं कर रही, सगों दी किसानों के उपर जिहड़े हैगे ने अपने कानून थोपने की जिहड़ी बातें कर रही है। किसानों को जिहड़े संद या मशीनें जो चाहिए इस पराली को निपटाने के लिए वो हमें नहीं उपलब्ध करवाई जा रही। इन खेतों में उगने वाला अन्न भले ही अन्नदाताओं के बच्चों के पेट में सबसे पहले जाए या ना जाए, लेकिन इनके बच्चे ही सबसे पहले इस जहरीले धुएं का शिकार होते हैं। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਆਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਖੜੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਖੜੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਫੇਫੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। पंजाब में इस साल 66 लाख एकड़ इलाके में धान उगाया गया है। ये दिल्ली जैसे 18 शहरों के बराबर है। ये धान अन्न के रूप में देश भर के करोड़ों लोगों के पेट में जाएगा, लेकिन आपकी थाली में पहुंचने से पहले
पराली की आग के रूप में उठा धुआं उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को गंभीर बीमारियों के एक कदम और करीब ले जाएगा। पंजाब में इस साल पिछले वर्ष के मुकाबले पराली जलाए जाने के 5 गुना ज्यादा मामले दर्ज किए गए। किसान पराली न जलाएं, इसके लिए 8000 नोडल ऑफिसर्स भी तैनात किए गए। लेकिन ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि ये सारी तैयारियां इस जलती हुई पराली की तरह धुआं हो चुकी हैं। पूरा पंजाब आज गैस चैम्बर में तब्दील है। पंजाब ही नहीं, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो या आसपास के राज्य, हर जगह गैस चैम्बर बन चुके हैं। पराली का धुआं हर जगह है और सरकारों को कहना है कि इसके लिए कड़े प्रावधान बनाए गए हैं कि किसान पराली को ना जलाएं और धुआं ना फैलाएं। जे सरकार हमारे को मशीनरी दे, मुझे कोई अच्छी मशीनरी दे, बड़ा ट्रैक्टर दे, तो हम ऐसे पराली को आग नहीं लगाएंगे। पंजाब में 1980 के दशक में मशीनों से खेती करने की शुरुआत हुई थी। जब धान जैसे फसल की खेती मशीनों की मदद से की जाती है तो इन्हें काटने पर जो पराली बच जाती है वो आकार में 1 से 2 फीट तक लंबी होती है। लेकिन जब हाथ से फसल काटी जाती है तो उसमें बची पराली का आकार 6 इंच से भी छोटा होता है। दूसरी समस्या यह है कि जो पराली बचती है उसे प्राकृतिक रूप से डिस्पोज होने में लंबा समय लगता है और तब तक दूसरी फसल बोए जाने का समय आ जाता है। इसलिए किसान इसे जलाकर जल्दी से अपने खेतों को दूसरी फसल के लिए तैयार कर लेते हैं। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए जो विकल्प और मशीनें सरकार ने देने का वायदा किया है, उनका खर्च कर्ज के तले दबे किसानों को भारी पड़ता है। ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾੜਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜੁਕਰ ਸਾੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ 24-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਉਸਨੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ भी वो सानू दे नहीं सकती। वो तो ओदे कोल तो बहुत बजट है। इन किसानों की बातों में दम है क्योंकि खुद अधिकारी मानते हैं कि पराली को जलाने से रोकने के लिए जो मशीनें किसानों को दी जानी थी उनके लिए किसानों से अर्जियां देरी से मांगी गई हैं। खेतीबाड़ी विभाग लगातार गांव पिंडा पिंडा कैंप लगा के किसानों को ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ किसानों को जागृत किया जा रहा है। पराली एक परेशानी है तो इस परेशानी का हल भी है और हमें ये हल पंजाब में ही मिला। जब हम मोंगा जिले के रण सिंह कला गांव पहुंचे तो यहाँ हमारी मुलाकात गांव के सरपंच और किसान प्रीत इंदर पाल सिंह से हुई। पंजाब के मोगा जिले का गांव रण सिंह कला अपने आप में एक ऐसी मिसाल खड़ी करता है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि किसी भी राज्य और किसी भी शहर, किसी गांव को संवारने के लिए बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए। प्रीत इंदर पाल सिंह जब कुछ वर्ष पहले कनाडा गए तो वहां के विकसित गांवों को देखकर उनके मन में अपने गांव को भी विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का ख्याल आया और फिर यह ख्याल गांव की शक्ल और सूरत को बदलने की जिद में बदल गया। हमने 2019 में अपनी ग्राम सभा बुलाई। हमने अपनी ग्राम सभा में एक ऐसा आइडिया लेके आए कि जब हमने कहा कि अपने गांव के जो किसान हैं हम उन किसानों को संद देंगे 5 लाख रुपए की जो मशीनरी लेके आए थे जो पराली को जमीन में नष्ट कर देती है, ला देती है और जो कनक की गेहूं की बिजाई कर देती है और हमने गांव के किसानों को फ्री दी है और जिसके बदौलत हम हमारा गांव जो पिछले साल पूरे पंजाब में फर्स्ट आया था, जिसके 1 एकड़ को भी हमारे गांव के किसान ने पराली नहीं जलाई, उसको आग नहीं लगाई। रण सिंह कला गांव की कहानी में समस्या का हल छिपा है और ये संदेश भी कि सरकारों और किसानों को मिलकर काम करना होगा क्योंकि अगर पराली ऐसे ही जलती रही तो देश में अन्न तो उगता रहेगा लेकिन उस अन्न को खाने वाले इस जहरीले धुएं से बीमार और बहुत बीमार हो चुके होंगे। पंजाब से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। रोजगार की हर खबर जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है,
कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। आपसे सामान्य ज्ञान का एक सवाल पूछना चाहते हैं और ध्यान से आप इस सवाल को सुनिएगा और फिर देखते हैं कि आपको इसका जवाब पता है या नहीं। और वो सवाल ये है कि दुनिया में किस देश में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं? आपके पास 4 विकल्प हैं। सवाल फिर से सुन लीजिए, दुनिया में किस देश में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं? जवाब आपके पास ये हैं विकल्प: इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या भारत। संभव है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने पहले 3 विकल्पों के बारे में सोचा होगा, क्योंकि ये 3 देश मुसलमानों की आबादी के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। लेकिन आपका जवाब बिल्कुल गलत है अगर आपने पहले 3 देशों के बारे में सोचा है तो। सही जवाब है भारत। औपचारिक रूप से पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं और यह आंकड़ा हमारा नहीं बल्कि वर्ष 2011 की जनगणना का आंकड़ा है। अब हम 2020 में आ गए हैं। 9 साल बाद यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। इस जनगणना के मुताबिक जो 2011 में हुई थी, भारत में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। हालांकि सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में भी वर्ष 2013 से मस्जिदों की गिनती का काम जारी है और कुछ लोगों का दावा है कि वहां 8 लाख से ज्यादा मस्जिदें हो सकती हैं। लेकिन औपचारिक रूप से अभी भारत में मस्जिदों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। औपचारिक रूप से, औपचारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत में इतनी मस्जिदें होने के बावजूद अगर कुछ लोग मंदिर में आकर नमाज पढ़ने लगें तो इसके सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला ये कि ये लोग धार्मिक सौहार्द का संदेश दे रहे हैं पूरे समाज को, पूरे भारत को, और दूसरा मकसद ये हो सकता है कि शायद ये लोग धार्मिक सद्भाव को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये 2 ही बातें हो सकती हैं, तीसरा कारण कोई नहीं हो सकता। ऐसा ही पिछले महीने की 29 तारीख को मथुरा के नंद बाबा मंदिर में हुआ, जब वहां कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने मंदिर में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। आप सबके पास ये खबर जरूर पहुंची होगी, आपने अखबारों में पढ़ लिया होगा, न्यूज चैनल्स पर भी इसके बारे में कुछ छोटी मोटी रिपोर्ट्स आई थी। नमाज पढ़ने वालों के नाम फैजल खान और चांद मोहम्मद हैं, जिन्होंने मंदिर में जाकर नमाज पढ़ा। नंद बाबा मंदिर के पुजारियों का आरोप है कि इन लोगों ने मंदिर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं ली थी और इस महीने की 1 तारीख को इस मामले में मथुरा पुलिस ने एक एफआईआर भी दर्ज कर ली। इस एफआईआर में आरोपियों के तौर पर फैजल खान और चांद मोहम्मद के अलावा आलोक रतन और नीलेश गुप्ता नाम के व्यक्तियों के नाम भी दर्ज हैं और इनका सबका संबंध दिल्ली से संचालित होने वाली एक संस्था से है जिसका नाम है खुदाई खिदमतगार। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने न सिर्फ बिना इजाजत के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ी बल्कि इसकी तस्वीरों को बाद में सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया, क्योंकि इसमें जो बात समझ से परे है वो ये है कि चलिए नमाज आपने पढ़ ली, लेकिन नमाज पढ़ते समय, मंदिर में नमाज पढ़ते समय उन्होंने अपनी तस्वीरें खिंचवाई, अपना वीडियो बनाया और फिर उन तस्वीरों को पूरी दुनिया में वायरल कर दिया। ये कैसे हुआ?
एफआईआर में यह भी कहा गया है कि पुलिस इसकी जांच कर रही है कि कहीं यह हरकत सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए तो नहीं की गई। पुलिस ने जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की है उनमें धार्मिक स्थल पर अपराध करने, जानबूझकर दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और दो समुदायों के बीच टकराव पैदा करने से संबंधित धाराएं हैं। अब सवाल यह है, जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हों, वहां कुछ लोगों को मंदिर में नमाज पढ़ने की आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? जिन लोगों ने नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ी, उनका कहना है कि उन्होंने मंदिर प्रशासन से इसकी इजाजत ली थी और उनका मकसद दोनों समुदायों के बीच सद्भावना को बढ़ाना था। लेकिन नंद बाबा मंदिर प्रशासन का कहना है कि आरोपियों ने नमाज पढ़ने को लेकर उनसे कोई बात नहीं की थी। जिस दिन फैजल खान और चांद मोहम्मद ने नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ी, उस दिन का एक वीडियो हमारे पास है। यह नमाज पढ़े जाने से पहले का वीडियो है। इसमें जो बातचीत है उसे सुनकर ऐसा नहीं लगता कि ये लोग कहीं भी मंदिर में नमाज पढ़ने की बात कह रहे हों। आपको आरोपियों और मंदिर के पुजारियों के बीच उस दिन हुई इस बातचीत का ये वीडियो आज सुनना चाहिए और आज हम आपको उस नंद बाबा मंदिर से पहली विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। दिल्ली से हम वृंदावन तक आए, फिर वृंदावन से मदन टेर से हमने अपनी यात्रा शुरू की और सारे मंदिरों और सब दर्शन के जो स्थल आप देखिए 5000 साल हो गए, लेकिन वो रास्ते जिंदा है, वो मिट्टी जिंदा है। इसलिए जिंदा है कि ये कानून है कुदरत का कि मोहब्बत करने मीरा जिंदा है। राजस्थान की कितनी रानियां हैं जिनको कोई नहीं जानता है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया न बाती। और अभी 15 दिन बाद करोड़ों चिराग जलेंगे श्री राम के नाम के। तो क्यों मोहब्बत? तो आप इस समाज को क्या क्या वो देना चाहते हैं? मेरा यही है, देखिए जो सच्चा क्विक फिक्स अगर सच्चा है तो जोड़ करेगा, तोड़ेगा नहीं। अगर क्विक फिक्स आप लाओ और जोड़ो और वो जुड़े नहीं तो आप कहोगे ये नकली है। धर्म अगर सत्य है तो वो जोड़ेगा, और अगर उसमें वो धर्म के नाम पे मैं मस्जिद जाने के बाद और संकीर्ण हो रहा हूँ तो फिर मेरी मस्जिद को बुल्ले शाह कहते ढा दो, मंदिर ढा दो, मस्जिद ढा दो। जैसे एक अस्पताल है उसमें आदमी सही होने जाता है, तो धर्म का यही जो सच्चा रूप है वो ये है कि हम एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे की करुणा, एक दूसरे की तकलीफ उसको बर्दाश्त करें। जैसे श्री राम और श्री कृष्ण का रास्ता है, ये तो पैगंबर है। कोई मुसलमान भी मुझसे पूछता है आप क्यों निकले, मैंने ये तो पैगंबर है श्री कृष्ण। तो आपका यहाँ ब्रज में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे मिलके हमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई। और आप अगर आपके पास समय हो तो आज यही आप प्रसाद करें दोपहर को। अब से हम जो पाएंगे तो बहुत और ज्यादा समय लेके ये प्रसाद। लेकिन मथुरा के नंद बाबा मंदिर में जो हुआ उसने ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मंदिर में नमाज पढ़कर सद्भावना का संदेश दिया जा सकता है तो क्या मस्जिद में भी पूजा अर्चना और मूर्ति पूजा की जा सकती है? इस सवाल का जवाब आज हम तलाशेंगे। हमने इस बारे में हिंदू और इस्लाम धर्म के जानकारों से पूरी बातचीत की है, लेकिन पहले आप मथुरा से देश की पहली ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जिससे यह साफ हो जाता है कि आखिर मथुरा के नंद बाबा मंदिर में 29 अक्टूबर के दिन हुआ क्या था और क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। ये नंदगांव की तस्वीरें हैं और ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का बचपन यहीं पर बीता था। नंदगांव के लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भाव में हजारों वर्ष से रचे बसे हुए हैं। नंदगांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर मौजूद ये नंद बाबा का मंदिर है। 29 अक्टूबर की दोपहर 2 मुस्लिम युवकों ने इसी मंदिर परिसर में नमाज पढ़ी और तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद से यह गांव चर्चा का विषय बना हुआ है। 29 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे फैजल और चांद मोहम्मद नंद बाबा मंदिर के गेट नंबर 1 से प्रवेश करते हैं। गेट नंबर 1 यही है जिस गेट से इस वक्त हम प्रवेश कर रहे हैं और यहीं से जाते हुए फैजल और चांद मोहम्मद ने मंदिर परिसर में जाकर
नमाज पढ़ने की कोशिश की। फैजल खान और चांद मोहम्मद ने सोशल मीडिया पर नमाज पढ़ने के पीछे समाज में सद्भावना बढ़ाने का तर्क दिया था। लेकिन जब हमने मथुरा जाकर सच जानने की कोशिश की तो कहानी निकलकर सामने कुछ और ही आई है। आरती के लिए सब लोग अंदर चले गए थे हम लोग, तो वो यहाँ से निकल के वो घूमते रहे हैं। फिर हमारा एक जो कर्मचारी है, जो सफाई कर्मी है, वो इधर की साइड में गया नंबर 2 की तरफ, तो उसने कंबल बिछा रखा था गेट नंबर 2 की तरफ। किसने कंबल बिछाया था? ये फैजल खान। अच्छा। फैजल खान था, उसके वो कंबल पे था और उसके साथ में जो मोहम्मद चांद था वो भी खड़ा हुआ था नमाज की मुद्रा में ही। तो हमारा जो सफाई कर्मी है उसने कहा कि भाई ये आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा भाई ये समय तो नमाज का नहीं है और आप मंदिर में नमाज कैसे कर सकते हो? तो बोले हमने पूछ लिया है। उसको गुमराह किया जो सफाई कर्मी था। तो बोले ठीक है मैं पुजारी जी को लेके आ रहा हूँ। तो जैसे ही पुजारी जी आए उन्होंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? तो वो तुरंत यहाँ से गेट नंबर 2 से निकल गए। मंदिर के पुजारी की बातों से साफ है कि फैजल खान और चांद मोहम्मद ने मंदिर के पुजारियों को धोखा देकर नमाज पढ़ी। अब नंद बाबा मंदिर के पुजारी आशंका जता रहे हैं कि इस तरह से नमाज पढ़ना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। जांच होगी उसमें निकल के आएगा, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है वो यही है कि जो कृष्ण जन्मभूमि का जो अभी मस्जिद का जो प्रकरण कोर्ट में पहुंचा है, शायद हो सकता है ये उनका उद्देश्य कुछ ना कुछ उससे लगा हुआ हो। जिस हिसाब से उन्होंने हमसे बात की कुछ और वो छलावे के साथ में, कपट के साथ में जो हमसे उन्होंने वहाँ बातचीत करके वो दूसरा अपना सिक्के का एक पहलू वो हमें ऐसा दिखा रहे हैं और दूसरा पहलू वो ऐसा दिखा के वो क्या फैलाना चाहते हैं। मतलब क्या वो क्योंकि हमारे जो अभी आपने देखा अभी मथुरा में अभी जन्मभूमि का मुद्दा अभी उठा है, तो उसके बाद में वो लोग नंदगांव ही आके क्यों चुना उन्होंने और ऐसा ये सौहार्द का जो सद्भावना की जो वो बात कर रहे हैं उससे हमारे धर्म के जो हमारे सनातन धर्मी हिंदू धर्म में उनकी जो आस्था को जो ठेस पहुंची है। क्योंकि वो लोग मंदिर में आके नमाज अता करके वो लोग क्या केवल नमाज अता कर नहीं करते हैं, वो नमाज के फोटो करा के, क्योंकि फोटोज करा के वो इसको वायरल करके क्या मतलब सिद्ध कराना चाहते हैं। ये सच है कि मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद का विवाद अदालत तक पहुंच चुका है, लेकिन हम यहाँ किसी विवाद को तूल नहीं देना चाहते। मंदिर में नमाज पढ़ने के पीछे कोई साजिश है या फिर सर्वधर्म संभाव, इसका पता पुलिस लगाएगी। लेकिन नंदगांव के लोग मंदिर में नमाज पढ़े जाने की घटना से बहुत गुस्से में हैं। तब सबके मन में गुस्सा हुआ कि ये काम यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, इस काम के लिए मंदिर नहीं है। जैसे हम लोग किसी गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ की मर्यादा का पालन करते हैं, ऐसे ही उन लोगों को भी यहाँ पालन करना चाहिए था। ये नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, नमाज यहाँ पढ़ना अलाउ नहीं है। इससे गाँव के सभी लोगों में रोष व्याप्त है। वो गलत काम किया है जी, उन्होंने बहुत गलत काम किया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ना ही भविष्य में होना चाहिए। सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि आखिरकार चांद मोहम्मद और फैजल ने नमाज पढ़ते हुए फोटो नंद बाबा के मंदिर के इस परिसर में क्यों खिंचवाई। नंद बाबा मंदिर के जो सेवायत हैं उन्होंने यह आरोप लगाया है और इस बात की आशंका भी जताई है कि कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद को लेकर जो विवाद इस वक्त मथुरा कोर्ट में चल रहा है, कहीं उसके चलते ही फैजल और चांद मोहम्मद ने नमाज पढ़ते हुए फोटो यहां पर खिंचवाकर ये दिखाना तो नहीं चाहा कि वो नंद बाबा के मंदिर में आकर नमाज पढ़ सकते हैं। इस बात की आशंका जताई गई है। हालांकि सच्चाई क्या है यह तो जांच में ही पता चलेगा। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, नंदगांव, मथुरा। दिन भर जी न्यूज पर 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे, सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर।
1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार।